आज तो कोई आया ही नहीं अभी तक। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ये लेंस लॉ। जैसे मैंने बताया था फैराडे लॉ में E इक्वल टू होता था माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। EMF इंड्यूस इक्वल टू होता था माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाई EMF इंड्यूस। ये जो माइनस साइन था ये मैं बताया था कि लेंज लॉ में एक्सप्लेनेशन है इसका कि किस तरह से माइनस साइन आता है। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेंज लॉ। फैराडे ने बताया था कि जब रिलेटिव मोशन होता है कॉइल में या फिर जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। और लेंज ने बताया था उसका डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉइल में तो वहां पे डायरेक्शन वगैरह कुछ होगा, तो उस डायरेक्शन को लेंज ने बताया था। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंज लॉ। ये माइनस साइन को हम इसमें समझेंगे और सबसे ये ध्यान रखना कि इस चैप्टर का सबसे एक्सप्लेनेटरी टॉपिक यही होता है, इसको समझना अच्छे से, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ जो वर्ड्स, इसको जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतना क्लियर होगा वहां पर, ठीक है। तो जो लेंस लॉ होता है वो एक्चुअली में ये जो नेगेटिव साइन है इसको एक्सप्लेन करता है। इस फॉर्मूले का नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन कौन दिया था? लेंस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था लेंस लॉ, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? जैसे मान लो किसी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस होता है तो हमें पता है EMF का कुछ ना कुछ पोलैरिटी होता है, नेगेटिव कहीं पे होता है, बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है एक पॉजिटिव। या फिर अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उस करंट कैरिंग कॉइल में भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो वो सब कौन बताया था? लेंज ने बताया था, ठीक है। तो इसका पहले तो मैं वो लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट क्या होता है। द नेगेटिव साइन, अब ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, इसको एक्सप्लेन भी कर देगा। ये जो स्टेटमेंट है ये इस लॉ को खुद से एक्सप्लेन भी कर रहा है। द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला में? तो जो फैराडे ने फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी, जो हमने लास्ट क्लास या उससे पहले भी पढ़ा था। EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज गिवन बाय माइनस साइन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये माइनस साइन हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये पहले से पता है। तो यहाँ पे है द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला indicates that the current induced in the coil is such that it always opposes the cause which has generated it। मतलब समझो, द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत खतरनाक है, इसको समझना और इसको अप्लाई करना। बस इस चैप्टर में यही एक टॉपिक ऐसा है जो एक्सप्लेनेशन करने में और एक्सप्लेनेशन समझने में डिफिकल्ट है। बाकी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। मतलब आज का क्लास एकदम अच्छे से समझ लेना, जिसको जो भी टॉपिक में डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। ऐसा तो तुम लोग पूछते नहीं हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जो भी डाउट आएगा इससे वो पूछ लेना। फिर भी मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को 100% ये वाला टॉपिक समझ में आए, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन का कोई वो नहीं आता है कि जो हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन आया है वो किसको इंडिकेट करता है? वो देखो, इंडिकेट्स दैट द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जो करंट इंड्यूस होगा या EMF जो इंड्यूस होगा कॉइल में वो ऐसा होगा कि सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच हैव जनरेटेड इट। ऐसा कॉज जो इसको जनरेट किया था उसी को अपोज करेगा। मान लो ऐसा समझो कि हमने एक कॉइल में, ये एक कॉइल है मान लो, और यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को अगर कॉइल के पास लाएंगे
तो देखो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा वो समझ लो पहले। जैसे ये जो मैग्नेट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, जैसे समझो पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक कॉइल है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे। तो हमें पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ की ओर जाता है। या फिर अगर समझोगे कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में, ठीक है, और यहां से निकल के क्लोज लूप बनाता है। तो अगर मान लो ये क्वाइल है एक, और इस क्वाइल में हम इस मैग्नेट को लाएंगे, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा? देखो क्वाइल का एरिया सेम है, लेकिन जब हम इस मैग्नेट को पास में ला रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैग्नेट को हम नजदीक में ला रहे थे, और हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा, और फ्लक्स के चेंज होने के कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये वाला बात समझ में आ जाना चाहिए। ये पहले हमने पढ़ा है कि फ्लक्स चेंज होने का 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या तो एरिया चेंज हो जाए, या फिर उनके बीच का एंगल चेंज होते रहे। तो ये 3 केस हमें पहले से याद रखना है, जो मैं फर्स्ट क्लास में बताया था। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, व्हेन एरिया इज चेंजिंग, एंड व्हेन एंगल बिटवीन देम इज चेंजिंग। तो ये तीनों केस में से जब भी कोई एक केस होता है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है क्वाइल में। तो जैसे मान लो ये एक सर्कुलर क्वाइल है, और इसके पास में हम एक मैग्नेट को पास मिला रहे हैं। तो जैसे ही इस मैग्नेट को हम पास लाएंगे, इस क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये लेंज लॉ ने क्या बताया? द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन होता है वो किसको इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स दैट द करंट इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, इस क्वाइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि जिसने इसको इंड्यूस कराया, कौन इंड्यूस करा रहा है? यहाँ पे देखो मैग्नेट इंड्यूस करा रहा है। तो मैग्नेट जो इंड्यूस करा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। मतलब समझो, द करंट इंड्यूस इन द क्वाइल इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच हैव जनरेटेड इट, जो करंट जनरेट हो रहा है उसी को अपोज करेगा। किसको? जिसके कारण से हुआ था। मान लो इस क्वाइल में करंट जनरेट हो रहा है, उसका साइन इस तरीके से होगा कि जो इस क्वाइल में करंट जनरेट कराया था उसी को अपोज करेगा। ये बात को जितने अच्छे तरीके से समझना है समझ सकते हो। तो सबसे पहले इसको लिखो, कुछ एग्जांपल से हमें धीरे धीरे समझ में आता है। इस लाइन का बहुत महत्व है यहाँ। द करंट इन द इंड्यूस इन द क्वाइल इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच हैव जनरेटेड इट, ठीक है, उसी को अपोज कर देगा जिसके कारण से क्वाइल में करंट आया था। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 3-4 बार याद करना, तब जाके ये लाइन याद होता है। तो इसको नोट करो पहले कॉपी में। बस यहां से याद रखना है, करंट इंड्यूस इन द क्वाइल, किसी क्वाइल में जो करंट इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि जो करवाया है इंडक्शन उसी को अपोज कर दे। यहाँ पे ये मैग्नेट के कारण आने के कारण से क्या हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा था, तो इसी को अपोज करने लगेगा जो इंड्यूस हुआ है, ताकि यहाँ पे क्या हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर ये पास में आ रहा है तो करंट बढ़ते जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए जिस क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा रहा है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर किसी क्वांटिटी को चेंज हम कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी अपने आप चेंज होगा, और इस तरीके से चेंज होगा कि पहले वाले को वो अपोज करे या फुलफिल कर दे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को घटा दे, ठीक है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि अगर मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा हो, तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को बराबर कर दे, मतलब बढ़ा के बराबर कर दे। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से होता है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे समझते हैं इसके बाद का। अब लिखो नेक्स्ट में इसके स्टेप्स फॉर फाइंडिंग नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्टेप्स फॉर फाइंडिंग
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का स्टेप, किस तरीके से हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ का नहीं बात करके हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता होता है तो हम कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है या फिर क्लॉकवाइज होता है, इसके अकॉर्डिंग। और बताओ, अगर किसी सर्किट में अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है तो बैटरी का ईएमएफ तो पता कर ही सकते हैं ना, बैटरी का पोलैरिटी। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अभी के लिए एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मान लो इस कॉइल में करंट ऐसे कुछ फ्लो हो रहा है तो हमें यहां से पता चल रहा है ना कि बैटरी कुछ ऐसा होगा, तभी तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव पे आ रहा है। तो ये वाला बात अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता होगा तो ईएमएफ इंड्यूस का भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है अभी टॉपिक पढ़ने का वो है स्टेप्स फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। किसी सर्किट या किसी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस होता है तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, पहला पॉइंट है इसमें फाइंड द डायरेक्शन। ये स्टेप है, मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें पहला होता है कि अगर मान लो इंड्यूस करंट हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन को अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए तो हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट है इसमें कि देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट with the help of right hand thumb rule, with the help of right hand thumb rule। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा ये भी वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए कि किसी तरीके से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन निकाल लिए तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो राइट हैंड थंब रूल लगा के हम वहां पे करंट का भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को लिखो और देखना हर एक क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें यही दो पॉइंट को यूज करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को लिखो। ये दोनों पॉइंट को लिख लो। पहला तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा राइट हैंड थंब रूल लगाना है। अब इस वाले पॉइंट को ना बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से आगे वाला पॉइंट तुम लोग को पता है। अगर कहीं पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पता है तो करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकलता है, तो कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता चल गया, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल में करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं ना राइट हैंड थंब रूल से। कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये वाला जो रूल है ना ये बहुत ईजी, पहला वाला रूल इंपॉर्टेंट है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और साथ में लेंज लॉ का जो स्टेटमेंट था उसको कभी मत भूलना कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज एज सच कि इट विल अपोज द कॉज विच हैज जनरेटेड इट। जो उसको जनरेट किया है उसी को अपोज करेगा। तो इन दोनों के पॉइंट के हेल्प से हम किसी भी कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल देखो, मान लो एक लॉन्ग वायर, ठीक है, क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने का तरीका बता रहा हूँ लेंज लॉ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लो हमारे पास एक लॉन्ग वायर, ठीक है, और उसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां पे आई का जो वैल्यू है वो है अपवर्ड एंड इट इज इंक्रीजिंग। करंट इज, ऐसे लिख लो क्वेश्चन में, करंट इज
upward and it is increasing in long wire। मतलब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कुछ ऐसा रखा हुआ है और इसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और करंट का वैल्यू बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो पहले 2 एम्पियर था, बाद में 4 एम्पियर हो जाए, उसके बाद में 6 एम्पियर हो जाए, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर में जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और साथ में इसमें जो करंट का वैल्यू है वो ऑलवेज बदल रहा है। अब मान लो यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे एक कॉइल, ठीक है। इन दोनों कॉइल में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें बताना है। तो कोशिश करना है समझने का। हालांकि अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 3-4 हम क्वेश्चन करेंगे जिससे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि ये टॉपिक समझने वाला है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि चैप्टर 4 में जितने भी रूल पढ़े थे वो सारा यूज होगा। अभी तुम देखना, जिनको याद होगा वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, जिनको नहीं याद होगा उनको डिफिकल्टी वहां पे होगा इसको समझने में। तो कोशिश करना है समझने का। जैसे एक लॉन्ग वायर में करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था और करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। अब बताओ कि इस कॉइल को अभी के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई कॉइल नहीं। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P1 मान लेते और यहाँ पे P2, तो P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होता? करंट ऊपर, राइट हैंड पाम रूल यूज करें तो पॉइंट P इधर है, तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड होगा। अब ये वाला बात सभी को समझ में आना चाहिए कि इस पूरे प्लेन में वायर से राइट साइड में ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। किससे? राइट हैंड पाम रूल। देखो करंट ऊपर, पॉइंट P हमारा राइट साइड में है तो पाम इधर गया और परपेंडिकुलर टू पाम इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऊपर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो करंट ऊपर, पॉइंट P इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर को होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर को होगा। ये अभी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाला बात अभी नहीं चल रहा है। अभी तो मैं जनरल पॉइंट बता रहा हूं जो पहले बता चुका हुआ हूं, वो वाला पॉइंट। अभी के लिए हम क्वेश्चन में भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई कॉइल है। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन में ये पूछे कि करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट P1 राइट साइड में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट क्या होगा? तो वो होगा इनवर्ड। अगर कोई पूछे कि P2 पॉइंट जो लेफ्ट साइड में है उसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो उसमें आउटवर्ड। देखो यहाँ पे करंट ऊपर, पॉइंट P इधर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की ओर होगा। लेकिन उसी समय अगर इधर का हम बात करते तो करंट ऊपर, पॉइंट P इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से P1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। मतलब यहाँ पे जो कॉइल रखा हुआ है उसमें इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया जा रहा है? अंदर के डायरेक्शन में दिया जा रहा है। ये कैसे समझ में आया? हमने अभी डायरेक्शन निकाला। अब क्या होगा? इस साइड का देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सारे जगह पे क्या होगा? बाहर की ओर होगा। क्यों बाहर की ओर होगा? क्योंकि हमें पता है लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, अभी हमने डायरेक्शन वाइज निकाला है। तो इस कॉइल के पास हमें ये तो पता चल गया कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और वो इस कॉइल के लिए अंदर है और ये इस कॉइल के लिए बाहर। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा सभी को। अगर कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ही हमें डायरेक्शन पता चल गया, अब पहला चीज तो हमें दिया गया था करंट इज अपवर्ड। करंट अगर अपवर्ड है तो यहां पे हमने डायरेक्शन निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना एक्सटर्नल मतलब जो पहले से था वहां पे। इंड्यूस मतलब होता है उसके कारण से जो इंड्यूस होके आया है, ड्यू टू आवर इफेक्ट, हमने जो इफेक्ट डाला था इस पे, इसके कारण से जो इंड्यूस आके आया है उसका नाम होता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज को ध्यान रखना। इंड्यूस कहने का मतलब जनरेट होना। यहाँ पे तो वायर में जैसे करंट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पे बाहर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग बोल रहा है। किसमें? करंट जो वैल्यू अपवर्ड जा रहा था, इस करंट का वैल्यू भी बदल रहा है। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें बाहर। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि करंट इंक्रीज हो रहा था, तो करंट इंक्रीज होने के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे करंट अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। इस बात को समझो। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है।
याद है ना फॉर्मूला, आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर यहाँ पे करंट ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। फिर से समझो, मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल था, वायर है, लॉन्ग वायर, जिसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ये हमने अभी राइट हैंड पाम रूल से निकाल लिया, इसमें अंदर की ओर और इसमें बाहर की ओर। अब दूसरा पॉइंट समझो, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक करंट का वैल्यू इंक्रीज भी हो रहा है। इससे तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे। अब इधर वाले पॉइंट में देखो, इधर वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर इंक्रीज हो रहा होगा। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा? जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा। और वही तो बोला है क्वेश्चन में कि करंट इज इंक्रीजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा? बाहर की ओर बढ़ रहा होगा। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो हमें पता है फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता था बी ए कॉस थीटा। और अगर ये बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने के कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को यहां तक समझ में आया होगा कि करंट के बढ़ने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण से फ्लक्स बढ़ा, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, और वही हमें निकालना है। तो अब समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसमें, कि हमें वो काम करना है जो इस इंक्रीमेंट को अपोज करे। अब मुझे बताओ, यहां पर कॉइल के राइट साइड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में इंक्रीज करना है, और इसका हमें अपोज करना है। तो क्या करना होगा हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से यहां पे है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराना होगा। ये बात को समझो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में इंड्यूस बढ़ रहा है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराना होगा जो इसको अपोज करे। तो मुझे बताओ, अगर इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना हो, ताकि अपोजिशन को क्या करे, कैंसल आउट करे। जैसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, हमें एक ऐसा चीज करना चाहिए जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बढ़े, तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। और यही लेंज लॉ कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी as such that it will oppose external magnetic field cause। external magnetic field अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो हमें induce magnetic field इस तरीके से करना होगा कि ये इसके कॉज को अपोज करे। मतलब यहाँ पे induce magnetic field क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, यहाँ पे इस वाले लूप में कहा गया था कि बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मतलब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा, तभी तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब मुझे बताओ, तुम लोग कितने लोग को ये वाला पॉइंट समझ में आया, या फिर से एक्सप्लेन करना है? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करना है? इसको नोट करो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको नोट करो। पहला 2 पॉइंट नोट कर लो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन दोनों पॉइंट को नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे, जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट ऊपर की ओर है और करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट को, ये सब टर्मिनोलॉजी है एक तरह से, कि लॉन्ग वायर है जिसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है और करंट का वैल्यू बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये एरो ऊपर कहने का मतलब करंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, करंट इज इंक्रीजिंग।
तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधी ये वर्ड कहीं पे नोट कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सारे फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, अगर करंट किसी क्वेश्चन में घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा वहां पे, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये वाला हमारा एक वायर था जिसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा था और करंट का वैल्यू बदल इंक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक लूप है, ठीक है, और यहाँ पे एक लूप था। ये सेम क्वेश्चन में बता रहा हूँ, करंट ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एक लूप है और यहाँ पे एक लूप, ठीक। अब अगर करंट ऊपर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड आएगा। किसके कारण से इनवर्ड आएगा, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके कारण से इनवर्ड आएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पे करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ये वाला बात सभी को समझ में आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये वाला हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, ड्यू टू करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा होगा। अब मुझे बताओ, जब करंट के इंक्रीज होने से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और उसका डायरेक्शन हमें पता है कि अंदर की ओर है यहाँ पे और यहाँ पे बाहर की ओर, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ गया। और हमें पता है कि फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो यहां से ये वाला बात समझ में आ रहा है कि चूंकि करंट बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स के बदलने के कारण से ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स के चेंज होने के कारण से ही ईएमएफ इंड्यूस होता है वहां पे। तो किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हमें समझना है। तो मैंने अभी याद कराया था लेंज लॉ में कि वो जो नेगेटिव साइन होता है, या नेगेटिव साइन छोड़ दो, ये समझो कि लेंज लॉ यही बोलता है कि करंट इंड्यूस जो कॉइल में हो रहा है वो इस तरीके से होगा कि जो इसको जनरेट करा रहा है उसी को अपोज करे। कौन जनरेट करा रहा है, यहाँ पे करंट के कारण से ये सारा काम नहीं हुआ है, करंट का जो वैल्यू बदल रहा है इसी के कारण से ये सारा हुआ। करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाला है इसके कारण से वो बढ़ने लगा, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमें क्या कराना है, हमें उस चेंज को अपोज करना है। यहाँ पे जो बढ़ रहा है उसको क्या कराना है, हमें अपोज कराना है। अब मुझे बताओ, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा कि इसको अपोज करेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो जाए या फिर बाहर हो जाए। तो अगर पहले से अंदर की ओर बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे अगर अंदर देंगे तो और ज्यादा होगा, वो तो हमें करना नहीं है। हमें करना क्या था, इसको अपोज कराना था। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा, मतलब जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से होगा कि इस पहले वाले को अपोज करे। तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन बाहर की ओर हो, ताकि ये दोनों अपोज हो जाए आपस में। देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंक्रीज कर रहा था, तो हमें जो नया मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब अगर हमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो हम राइट हैंड थंब रूल से करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। देखो, इस कॉइल में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट इन द कॉइल विल बी ऐसा। करंट कैसा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो करंट ऐसा कुछ होगा, मतलब करंट कुछ ऐसा कुछ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। किधर के लिए, राइट साइड के लिए। अब लेफ्ट पार्ट में देखो क्या हो रहा था, लेफ्ट पार्ट में हो रहा था कि यहाँ पे जो लूप है, इस लूप में करंट ऊपर की ओर बढ़ रहा था, मतलब इस वायर में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बढ़ रहा है, तो अगर बाहर की ओर बढ़ रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस बाहर की ओर को बढ़ने को अपोज करेगा। मतलब यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर होगा। इस वाले में क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो मुझे बताओ
अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो करंट इन द कॉइल क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। करंट इन द कॉइल ऐसा कुछ, मतलब करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस कैसा होगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज। तो इस वाले लूप में जो करंट इंड्यूस हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और इस वाले लूप में क्या हुआ, क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से अब सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसको लिखो कॉपी में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे इस कॉइल को कंडक्टिंग लूप से, मतलब इसको स्टैंड है, ये स्टैंड से फंसा के इस कॉइल को रखा गया है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर का आंख है। ऐसे ऑब्जर्वर मतलब राइट साइड में है इस लूप से, ठीक है। और ये कॉइल कुछ ऐसा रखा हुआ है, मतलब मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूं और यहाँ पे एक कॉइल ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है, मेरे सामने। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ पे है। इसको v वेलोसिटी से अंदर की ओर लाया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में उसका डायरेक्शन बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मैग्नेट, देखो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर बढ़ेगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेट का साउथ पोल जिधर बढ़ेगा तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ये चीज ध्यान रखना है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से निकल, इनिशियल डायरेक्शन ये, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती रहती हैं, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये एक बार मैग्नेट है जो इस कॉइल की ओर v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस कॉइल में होगा क्या कि कॉइल के अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये कॉइल है और कॉइल को उधर से देखा जा रहा है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इस कॉइल को देख रहा है, तो देख रहा है कि यहाँ पे ये कॉइल है और ये मैग्नेट उसके पास में आ रहा है। तो जैसे ही मैग्नेट पास में आ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट का होगा वो अंदर की ओर बढ़ रहा है। मतलब कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अंदर की ओर या फिर मेरे सामने की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। ये कैसे समझ में आ रहा है? ये मैग्नेट थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आगे की ओर देखोगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेट यहाँ पे, मतलब ऐसा समझना, ये मैग्नेट यहाँ आ गया, नॉर्थ पोल यहाँ पे और साउथ पोल यहाँ। तो अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गया ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण से क्या बढ़ता है? फ्लक्स चेंज होता है, और ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर इज ऑलवेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है वहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होना चाहिए कि उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से आ रहा था उसको अपोज करे। मतलब सीधा लैंग्वेज में ये समझो कि ये मैग्नेट अगर पास में जा रहा है तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा कि उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाए। क्यों ऐसा हो जाए?
क्योंकि हमें पता है इस मैग्नेट के कारण से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो हमें उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराना है जिससे उसको ये अपोज करे। यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड देना होगा, ताकि इससे दोनों आपस में कैंसल आउट करे। लेंज लॉ का स्टेटमेंट याद करो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट विल अपोज द चेंज, इट विल अपोज द चेंज विच हैव जनरेटेड इट। जो यहाँ पे करंट जनरेट कराएगा उसी को अपोज करेगा। करंट कौन जनरेट करा रहा है? ये मैग्नेट। मैग्नेट आगे बढ़ा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस करंट ऐसे होंगे जो इसी को अपोज करे। तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड आगे की ओर बढ़ा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ होगा जिसके कारण से ये अपोज कर पाएगा। अब मुझे बताओ, मैं यहां से देखूं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। यहां से ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ लिखेंगे, और ऐसे कुछ को यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज, CKW। ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको लिखने से ज्यादा करेक्ट आंसर पे ही मार्क्स मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा वही मार्क्स दिलाएगा। कितना भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बोला हूँ इसको चाहो तो तुम लिख भी सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा उसके, और अपोजिट होगा तो आंसर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बाहर, तो क्लॉक में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। इतना सारा चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आंसर सही हुआ तो मार्क्स मिलेगा, आंसर गलत तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक अपने आप में समझने वाला है। इसको थोड़ा सा वही लोग अच्छे से समझ पाते हैं जिनको पूरा कंसेप्ट क्लियर है पुराना। नहीं तो ये टॉपिक ऐसा है जो जिसको समझ में नहीं आए वो स्किप कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स में आएगा और इसमें समझने के लिए बहुत ज्यादा चीजें। तो ये टॉपिक जिनको समझ में नहीं है वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्किप कर दे, ताकि और जगह परेशान ना हो। ठीक है, स्कोर हम कहीं से भी ला सकते हैं, हाँ, लेकिन जिनको समझना है उनके लिए ये सबसे अच्छा टॉपिक है। जिनको पुराना चीज आता है उनके लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हम देखे उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मान लो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये एक लॉन्ग वायर है और करंट का वैल्यू I इज डिक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल, इस कॉइल का नाम लूप 1 है, इस कॉइल का नाम 2 है। तो बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced current, find direction of induced current in loop 1 and 2, in loop 1, in loop first and second। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं।
किसी का आया आंसर? स्वार्थ आंसर बताओ इसका। फर्स्ट वाले लूप में क्लॉकवाइज और सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज। आयुष तुम बताओ आंसर इसका। देखो अब यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका अप्रोच समझ लो सभी कोई कैसे आएगा। करंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, करंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको लूप सेकेंड बोल रहे हैं और इसको फर्स्ट, तो यहाँ पे करंट, पहले तो हमें ये देखना है करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उसके बाद देखेंगे कि करंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे करंट ऊपर और लूप इधर, तो पॉइंट अगर सेकेंड लूप पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और वही पहले वाले लूप में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। सारी जगह यूनिफॉर्म होगा, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। सारे जगह पे इसके कारण से अंदर की ओर होगा और इसके कारण से बाहर की ओर, ये तो हमें पहले से पता है। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, जो करंट कैरिंग वायर के कारण से आया, इस वायर के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया। अब देखो करंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो हमें पता है बी एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिंस करंट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे बाहर की ओर डिक्रीज हो रहा है। इस बात को समझो कि अगर करंट कैरिंग लूप में करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और वो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन यही लिखना होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये वाला बात हमें समझ में आ गया। देखो अभी तक हम लेंज लॉ को नहीं लगाए हैं, अभी तक हम किसको लगाए हैं, बस मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो रहा है, किसके कारण से, करंट के डिक्रीज होने के कारण। अगर मान लो इस लूप में, कॉइल में या इस वायर में अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड में डिक्रीजिंग होगा। अब समझो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस लूप में या फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर की डायरेक्शन में घट रहा है, तो हमें ऐसा डायरेक्शन लाना है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का जो इस घटने को बढ़ाए। मतलब समझ में आ रहा है, जो चेंज इसमें करंट इंड्यूस कराएगा उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक्सटर्नल वाले को अपोज करे। तो एक्सटर्नल वाला क्या हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, तो हमें एक्सटर्नल वाले को बढ़ाना होगा। मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। क्यों अंदर की ओर हो रहा है, क्योंकि अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में घट रहा है तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। क्यों, तभी तो वो अंदर वाले को बढ़ाएगा। समझो ऐसा, यहाँ पे अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो हमें क्या करना होगा, अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे देना पड़ेगा। अगर दे देंगे तो इसके कारण से यहाँ पे इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको जो घट रहा था उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा करंट का, ये अंदर है तो क्लॉकवाइज होगा और क्लॉकवाइज के कारण से ऐसा। तो सेकेंड वाले लूप में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अब समझो यहाँ पे इस वाले लूप में करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और बाहर कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में घट रहे हैं, तो हमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में देना है जिस डायरेक्शन में घट रहा है। मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा, क्योंकि बाहर की ओर डिक्रीज हो रहा था ये, तो हमें ऐसे देना है कि बाहर में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर दें। तो डिक्रीज को ये दे देंगे तो वो रुक जाएगा।
तो यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ। ये क्या हो गया, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी समझ में आ गया सवाल ये वाला? तो देखो इसमें एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड, 4 क्वेश्चन है। एक एग्जांपल होगा, एग्जांपल फर्स्ट या सेकंड जो भी होगा, देखना वहां पे 3-4 लूप बना होगा और लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बताया जा रहा होगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कल के क्लास में वो चारों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, फिर ये टॉपिक लेंज लॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और लेंज लॉ के बाद सारे टॉपिक्स इजी होते हैं। तो कल के क्लास में वो चारों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, तो उसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, और एक बार घर पे इसको बैठ के रिवाइज करना ताकि ये तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। और जब मैं वीडियो भेजूंगा उसको भी बार बार देख के ये समझ सकते हो कि इसमें किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। 3 क्वेश्चन में बताया, 4 क्वेश्चन और कल मैं बताऊंगा, तो ये सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।